हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जीके और साइंस की 30 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन तो जीके के हैं और 15 क्वेश्चन ही साइंस के हैं और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि मोहनजोदड़ो पूरा स्थल किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला, मृतकों का टिल्ला या मुर्दों का टिल्ला। तो ये है कहाँ, तो आपको याद रखना ये पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे हैं, तो आपको याद रखना सिंधु नदी के किनारे। लेकिन दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा आपको याद रखना ये रावी नदी किनारे। हड़प्पा है कहाँ, तो ये भी पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े नगर थे, दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा तो है रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा की खोज कब हुई, तो 1921 में। और किसने की थी, तो आपको याद रखना दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1922 में हुई थी। 1922 में हुई थी। तो आपको याद रखना इसकी किसने की थी, तो राखाल दास बंदर जी ने और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी, 1922 में। और दयाराम साहनी ने 1921 में। और हड़प्पा की क्या की थी, खोज की थी। और दोनों के दोनों का है, तो वो आपको याद रखना पाकिस्तान में है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय ना, ये आपको याद रखना बिहार राज्य में। हाँ, ये बिहार राज्य में। ये कहाँ है, तो आपको याद रखना बिहार राज्य में। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना पाल शासक धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या की थी, स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बादल ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना ये किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना ये बौद्ध धर्म के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ठीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको याद रखना जो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं और वो थे कौटिल्य। और कौटिल्य को अपन चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और ये मौर्य शासक चंद्रगुप्त का क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है ना। और इसकी रचना कौन सी है, तो आपको याद रखना अर्थशास्त्र। लेकिन भद्रबाहु की रचना कौन सी है, तो आपको याद रखना कल्पसूत्र। ये जो कल्पसूत्र रचना है ना, ये भद्रबाहु की है। और कल्पसूत्र से उज्जैन तीर्थंकरों के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो वो आपको याद रखना इंडिका का रचयिता कौन है, मेगास्थनीज है। और कल्पसूत्र किसकी रचना है, भद्रबाहु की है। और कौटिल्य की रचना कौन सी है, तो अर्थशास्त्र। ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों वो आपको याद रखना लगभग 1896-97 लगभग 1800 और आपको याद रखना और 96-97 में। और रामकृष्ण मिशन की क्या की थी, स्थापना की थी। तो आपको ये 1897 में आपको याद रखना। ठीक है ना। इसमें 1996 ये गलत दे रखा है। फिर देखिए दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको याद रखना 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्तों भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में दोस्तों लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको याद रखना तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और तमिलनाडु के बाद में कौन सा है, तो तमिलनाडु के बाद में ये राजस्थान है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है, तो ये आपको याद रखना अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे अनाजों का विश्व में और सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है ना। और मोटे अनाजों में दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है तो वो है भारत। कौन सा है, तो भारत, आपको याद रखना भारत है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिए कि विश्व में चावल उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो चीन। और गेहूं उत्पादन में तो आपको याद रखना चीन, ठीक है ना। और रेशम उत्पादन में तो किसका है, तो वो भी आपको याद रखना तो चीन का है, ठीक है ना। ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। दोस्तों विश्व में जो ब्राज़ील है ना, इस ब्राज़ील का और गन्ना उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है। और गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। और चीनी उत्पादन में भी और ब्राज़ील का क्या विश्व में प्रथम स्थान है। और भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना भारत का दूसरा स्थान है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है। तो दोस्तों एटलस पर्वत है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपको याद रखना एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है तो दोस्तों ये आपको याद रखना, ये है प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। जो ग्रेट बैरियर रीफ का है तो आपको याद रखना ये प्रशांत महासागर में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों महात्मा गांधी गुजराती थे, तो किस भाषा में लिखी थी, तो आपको याद रखना गुजराती भाषा में लिखी थी, ठीक है ना। और उनका जो आश्रम है साबरमती वो भी कहाँ है, गुजरात में है। और किस नदी किनारे है, साबरमती नदी के किनारे हैं, तो आपको याद रखना गुजराती भाषा में लिखे थे। फिर देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में आप देखना कि जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1901 में हुई थी। ये अल्फ्रेड नोबेल कौन था, तो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक था और जिसने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है और जिसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है ना वो कब मनाया जाता है, वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 21 जून को विश्व योग दिवस, ठीक है ना। और 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से मनाया जाता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि एशियाई खेल इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, एक मिनट रुकना, 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एशियाई खेल और पहली बार कहाँ आयोजित हुई थी। तो एशियाई खेल आपको याद रखना सबसे पहले दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये देखिए दोस्तों जीके की जो ना ये जो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब सेक्शन बी है और सेक्शन बी में आपको याद रखना ये जो जनरल साइंस की क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में। दोस्तों आपको याद रखना कि पीयूष ग्रंथि है ये अपने जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के आधार भाग में है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि और एक पीनील ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनील ग्रंथि दोनों अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के समान है। और पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को सेल ट्रसिका भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना ही होती है, अपने मस्तिष्क में होती है। फिर देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। दोस्तों दाद की जो बीमारी होती है वो फंगल से होती है, फंगल से या कवक से होती है, ठीक है ना। फंगल या कवक से होने वाली बीमारी कौन सी बीमारी, तो आपको याद रखना दाद। समाचार पत्र में लेपेटे खाद्य पदार्थ किस से संदूषित होने की समाचार है। दोस्तों समाचार पत्र होता है ना, और जो स्याही है, जो स्याही का निर्माण किस होता है, शीशा से होता है, ठीक है ना। और समाचार पत्र में अगर अपन कोई भोजन या रोटी वगैरह या कोई खाद्य पदार्थ आप लपेट कर लें तो वो किस धातु से प्रदूषित हो जाएंगे, तो आपको याद रखना शीशा धातु से वो प्रदूषित हो जाएगी। फिर मूत्र में प्राय कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है। दोस्तों जो जल में घुलनशील 2 विटामिन है बी और सी, ठीक है ना। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। और मूत्र में जो सर्वाधिक मात्रा में जो उत्सर्जित होने वाले विटामिन कौन से है, तो आपको याद रखना सी। और सी विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सक्रिय रोग हो जाता है। फिर देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्य उसका रक्तदाब तो घट जाता है। जब व्यक्ति दोस्तों जो वृद्ध हो जाता है और रक्तदाब क्या जाता है, घट जाता है। ये आपको याद रखना, इसका बीपी क्या है, घट जाती है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो किस प्रकार का हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपको याद रखना मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। और टेस्टोस्टेरोन एक ये नर जनन हार्मोन है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और एड्रेनलिन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन
हार्मोन भी कहते हैं या जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर धातु है? तो कठोर धातु दोस्तों आपको याद रखना प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये आपको याद रखना, प्लेटिनम एक कठोर धातु है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, देखा है कि संचयिक बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचयी बैटरियों में दोस्तों आपको याद रखना किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु हो जाएगी? तांबा धातु, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। ये नहीं, सॉरी, किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो आपको याद रखना सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। कि सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो सामान्य किस्म का कोयला लिग्नाइट है, ठीक है ना। और सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो आपको याद रखना एंथ्रासाइट है। और एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा आपको याद रखना 95 से 98% तक होती है। और पीट क्या होता है? निम्न श्रेणी का कोयला होता है। और भूरा कोयला भी अपन किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को बोलते हैं। और मुलायम कोयला अपन किसको कहते हैं? तो वो आपको याद रखना बिटुमिन्स को कहते हैं। और घरेलू कार्यों में किस कोयले का उपयोग किया जाता है? तो बिटुमिन्स कोयला का उपयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम से होता है? दोस्तों शराब का जो निर्माण होता है वो किण्वन क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। और किण्वन क्रिया के द्वारा गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। आपको याद रखना किण्वन क्रिया के द्वारा मीथेन गैस निकलती है। और शराब निर्माण में किस क्रिया? तो किण्वन क्रिया। और जो दही का जो निर्माण होता है वो भी किस क्रिया के द्वारा होता है? किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो रेयोन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्कूटर के आविष्कार कौन है? तो स्कूटर के जी बार्डसा ये स्कूटर का आविष्कार है। तो ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, इसमें देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? मतलब पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे समीप है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी है। और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? लाल सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। और बैंगनी सबसे कम तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य किसका मात्रक है? तो आपको याद रखना ये लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई के सबसे छोटा मात्रक है। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा दर्पण काम लेते हैं? तो आपको याद रखना उत्तल दर्पण, देखना उत्तल दर्पण ये दूरदृष्टि दोष के लिए बने थे। और मोटर गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं उनकी साइड में जो बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो अवतल जो दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण के बारे में आप याद रखना, दाढ़ी बनाने में इसका दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कान के नाक के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, गले के डॉक्टर होते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना। या गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में किस दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ये देखिए दोस्तों जीके और साइंस के 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो।